हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं अपनी जो एसएससी सीजीएल की सीरीज चल रही है, उसमें आज जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट सभी जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे ये सिलेक्शन पोस्ट का है। यहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल, आप चुंबकीय क्षेत्र को कब प्रबल पाएंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल कब होता है? जब क्षेत्र की रेखाएं अधिक निकट होती हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जैसे यहाँ पे है, ये चुंबक है, मान लीजिए ये एन है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पे पास होती हैं, जैसे यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। ये तो सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 100/f होता है फॉर्मूला। 100/f में क्या हो जाएगा? 100/2.5। तो यहाँ से सोल्व करके आएगा कितना? 40 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैट्रिकुलेशन वाले जो 10th बेस पे आता है, क्योंकि आपको पता है जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है वो 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानी द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र से मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो सौर विकिरण को समतल सतह को मापने के लिए करते हैं, उसका नाम क्या है? यहाँ पे उसका नाम आप देख सकते हैं, वो होता है पायरोनोमीटर। क्या होता है? पायरोनोमीटर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 ओम। ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि त्रिक बिंदु कौन सा बिंदु होता है? जहाँ पर पदार्थ की जो गैस, द्रव और ठोस अवस्थाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? साम्य अवस्था में होती हैं, उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन क्या है? 1887 में इनमें से किसके द्वारा किया गया प्रयोग काल्पनिक प्रकाशवाही ईथर के संबंध में पृथ्वी के वेग को खोजने का एक प्रयास था? मतलब ईथर का प्रयोग किसने किया था पृथ्वी के वेग को खोजने के लिए? तो वो किसने किया था? वो किया था मिशेल्सन और मार्ले ने। तो दो वैज्ञानिक थे, एक था मिशेल्सन और एक था मार्ले, उन दोनों ने ही इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? तो ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसको बोलते हैं हम अभिकेंद्र बल। ठीक है, क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 2 में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? सीजीएस में होता है ओरस्टेड। क्या होता है? ओरस्टेड होता है। आपको पता ही है कि जो मीटर सेकंड वाली जो पद्धति होती है ना, कितनी पद्धति होती है? जैसे एक होती है, जनरली हम दो का प्रयोग करते हैं, एक तो सीजीएस और एक क्या होती है? एमकेएस होती है। यानी कि लंबाई का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, उसके अकॉर्डिंग जो मात्रा होता है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे होता है ओरस्टेड। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर क्या करना था? हमको मिलाना था। तो देखिए, सूची 1 में कुछ उपकरण दिए गए हैं, सूची 2 में उनको उपयोग दिए गए हैं। तो सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट का कार्य क्या होता है? सेक्सटेंट दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के एंगल को मापता है, सेक्सटेंट। ठीक है। ओडोमीटर, ओडोमीटर हमने लास्ट टाइम भी कहा था, ओडोमीटर का काम क्या होता है? वर्षा की मात्रा को मापने का।
और जो थर्मोपाइल है, थर्मोपाइल का काम क्या होगा? अच्छा देखिए, वर्ड से पता चला थर्मो मतलब टेम्परेचर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इसका काम होता है विकृत ऊष्मा को मापना। और जो हमारा पायरोमीटर है, पायरोमीटर का काम होता है किसी सतह का तापमान अपना। थर्मो और पायरो में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पायरोमीटर का काम क्या होता है? पायरोमीटर का काम है किसी सतह की टेम्परेचर को मापना। और जो थर्मोपाइल है उसका काम है विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? मतलब ये बोल रहा है कि उस स्टडी को क्या बोलते हैं जिसमें हम पृथ्वी की जो स्थलाकृति है उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है और उसे पुनः प्रेषित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है और उसे पुनः प्रेषित करता है उसका नाम होता है रिपीटर। पुनः प्रेषित कर रहा है तो इसलिए उसका नाम क्या होता है? रिपीटर होता है। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? आपको बताया कि विकिरण, जो सूर्य से हम विकिरण प्राप्त करते हैं वो तो निर्वात में से होकर आता है ना, अगर हवा नहीं भी होगी तो भी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक सेकंड। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए थे। पहला, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब होता है। नहीं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि P इक्वल टू इसके बराबर होता है, P इक्वल टू होता है F/A के। ठीक है, आपको ये मैंने बताया था। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं, ये तो सही बात है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं। आकृति में परिवर्तन कर सकता है? अरे आप रबड़ है, रबड़ को अगर आप दबाएंगे, फोर्स डालेंगे तो आकार भी तो उसका बदल जाएगा। तो इसलिए पहला और तीसरा क्या है इसमें असत्य है, गलत बताना था, केवल दूसरा ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्टार नेटवर्क में जो n नोड है उसको जोड़ने के लिए कितनी लाइनें चाहिए? n नोड को जोड़ने के लिए n1 चाहिए। n नोड को जोड़ने के लिए कितने चाहिए? n1। निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की सही सीमा है? तो जो MPC की सही सीमा होती है वो होती है 0 से 1। क्या होती है? 0 से 1। अगला क्वेश्चन है, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है हमेशा। याद रखना, लाल नहीं होता ना पीला होता है, क्या होता है? नीला होता है। जब पूर्ण दहन होने वाला होता है तो उस समय जो लो होती है वो होती है नीली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? कैसा बल है? बहिर्जनित बल है। तो देखिए, बहिर्जनित बल इसमें से कौन सा है? पवन। पवन बहिर्जनित बल के कारण ही चलती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। रमन अपने वाहन में किस दर्पण का उपयोग करना चाहता है? इसके लिए उसे अपने पश्च दृश्य के, मतलब इस सिंपल बात बोल रहा है कि जो गाड़ियों में पीछे की ओर देखने के लिए जो साइड में शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो कौन सा होता है? तो ये आपको सबको पता ही होगा कि वो तो उत्तल दर्पण होता है जो बाइक में भी लगा होता है। ठीक है। किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारे पास कोई सरफेस है, ये अभिलंब है, तो यहाँ से जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसको क्या बोलते हैं? हम आपतन कोण बोलते हैं। और जो परावर्तित किरण के साथ अभिलंब कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है, गेंद का वेग 2 गुना कर दिया गया तो नया संवेग क्या होगा? तो सीधी सी बात है, 2 गुना ही हो जाएगा, क्योंकि संवेग क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वी।
तो जब वेलोसिटी डबल कर देंगे तो पी भी तो डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगें पृष्ठीय तरंगे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है। एल तरंगे कि एल तरंगे कौन सी होती हैं? जो पृष्ठ पर उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में सभी नोड एक संचार लाइन से जुड़े होते हैं और इसे अपनी सभी संचार व्यवस्थाओं के लिए साझा करते हैं। तो कौन सा नेटवर्क है जिसमें सभी नोड एक ही लाइन से जुड़े होते हैं? तो उसको बोलते हैं मल्टी एक्सेस बस। क्या बोलेंगे हम उसको? मल्टी एक्सेस बस। मल्टी एक्सेस बस में एक ही नेटवर्क में सभी नोड एक संचार लाइन से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब के, ये तो आपको पता है डाल्टन का नियम, डाल्टन का नियम होता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रण द्रव को अलग कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं हम डिस्टिलेशन द्वारा। आसवन द्वारा हम दो अगर द्रव एक दूसरे में घुले हुए हैं तो उसको हम पृथक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? अगर हमारे पास ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे जो हमें पता है कि इधर से आपतित किरण आती है, ठीक है। अब इसका काम है इसको क्या करना? फैलाना। तो ये दूर ले जाएगा, जो यहाँ से यहाँ से जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र में से आती हुई प्रतीत होगी, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो प्रतिबिंब बनता है मतलब हमेशा क्या होगा? आभासी होगा, क्योंकि इधर बन रहा है, इधर बनता वास्तविक तो, और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा यहाँ पे। तो इसको याद रखिए बस, ये फिगर तो मैंने ऐसे ही बता दी कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है ये भी ऊपर ही था, ये भी ऊपर ही बना। जैसे उत्तल दर्पण द्वारा जनरली क्या बनता है? उल्टा बनता है। देखिए यहाँ से गया, ऐसे गया, आपको पता है, उसके बाद ऐसे चला जाता है। तो मतलब ये क्या हो जाता है? यहाँ पे नीचे बन जाता है, जबकि वस्तु ऊपर रखी थी। तो उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक विद्युत परिपथ में धातु के दो तार के दो सिरे हैं, उनके बीच विभवांतर भी है, धारा के समानुपाती होता है यदि तार का ताप समान रहे। ये ओम का नियम है, आपको पता ही है। ये जनरली बस ये इतनी बात बोल रहा है कि V प्रोपोर्शनल है I के। जब V I के प्रोपोर्शनल होता है तो V अपॉन I क्या होता है? R होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ओम का नियम। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम का नियम। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे, वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु है, mv अपॉन 2 की गतिज ऊर्जा नहीं होती है। mv स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का तो फॉर्मूला सबको पता ही है, हाफ mv स्क्वायर होता है। इसने ओनली mv दिया है, तो ये तो गलत होता है। अगला क्वेश्चन बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों में डिफ्यूजन की जो दर है, प्रसार की दर है, उनकी ओर खींचती है, ठीक है। बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके की ओर खींचती है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर, मतलब ये नियम पूछ रहा है ये कि मतलब कि जो विसरण का नियम होता है एक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम विसरण का नियम। इसको हाँ, ये विसरण का नियम होता है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ग्राहम का विसरण का नियम बोलते हैं इसको, ग्राहम विसरण नियम, ठीक है, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? आपको पता है घर्षण बल। घर्षण बल से एक संपर्क बल है, हमने पिछली बार भी किया था, दो सतहों के एक दूसरे के स्पर्श में आने पर ये लगता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? वो होती है एल्यूमिनियम के अंदर, क्योंकि आपको पता है ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे ज़्यादा, ठीक है। और प्रकाश जस्ट अपोजिट होता है। इसका रीज़न होता है क्योंकि ध्वनि माध्यम में चलती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है? तो संयोजी ऊतक कौन सा है इसमें से? रक्त, अस्थि, अस्थिबंधना। तो संयोजी ऊतक क्या है इसमें? 2 और 3, ठीक है, अस्थि और अस्थि बंधना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये तो सही बात है। जड़त्व उसी को तो बोलते हैं जो विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये तो सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, यहाँ पे याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था वहाँ पे ग्राम का विसरण नियम, यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों। ये मैंने ऐसे बता दिया था आपको कि जो गैस के डिफ्यूज़न का रेट होता है, उसके फैलने की जो दर होती है वो क्या होती है ना, घनत्व के वर्गमूल के बिना व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। रेट जो होती है ना, ये होती है, इसी को बोलते हैं हम ग्राहम का विसरण नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? तीसरा नियम तो ये होता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्रक गेंद के हाथों को अपने पीछे को धीरे धीरे पीछे करता है, ये तीसरा नियम नहीं है, ये तो एक तरह से कहें तो दूसरा नियम है। मतलब ये तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अनुप्रयोग नहीं है बोल रहा है। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर इसलिए करता है, ये दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। वास्तव में देखा जाए कि जो हमारे पास, हमें पता है कि संवेग परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होती है, यानी कि आवेग क्या होता है? आवेग होता है हमारा बल गुणा समय अंतराल, ठीक है। तो समय अंतराल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? बल गुणा समय, ये होता है आवेग के बराबर, ठीक है। और आवेगी क्या होता है? संवेग परिवर्तन होता है। अब बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर अगर हमारे पास समय ज़्यादा बढ़ा देगा वो क्षेत्ररक्षक कैच को पकड़ने, बल अपना आप ही कम लगेगा उसके हाथों पे, तो चोट लगने का खतरा कम होगा। तो ये तो बल की परिभाषा है, तो ये दूसरे नियम में आता है, तीसरे नियम में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? तो देखिए, सही क्रम सबसे ज़्यादा हमेशा होता है स्थितिक घर्षण बल, उससे कम होता है सर्पी, और सबसे कम होता है लोटनिक। यानी कि अगर किसी चीज़ को लेटा के आप ऐसे लेके जाओगे ना, तो सबसे कम घर्षण लगेगा, मतलब विरोध सबसे कम होगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब हम सिलेंडर को ले जाते हैं तो हमेशा उसको खिसका के नहीं ले जाते, उसको हमेशा लेटा के ले जाते हैं, क्योंकि आसानी से वो जा सकता है, घर्षण कम लगता है क्योंकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं पी तरंगे। हमेशा याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी होती हैं? पी तरंगे होती हैं हमारे पास। आदर्श गैसों के किसी मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में विद्यमान गैसों के आंशिक दाब, ये डाल्टन का नियम है। फिर से किसका नियम है? डाल्टन का।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्वनि निर्वात में मैंने अभी बताया निर्वात में नहीं चलती, ध्वनि को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। जस्ट अभी अभी मैंने बताया था ये आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माप की कौन सी ऐसी का है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करती है। तो ब्रह्मांड के विस्तार को मापते हैं हम हबल में, किसको मापते हैं, हबल नियतांक होता है उसमें मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर, आपको पता है आघातवर्धनीयता। तार खींचे जा सकते हैं उसको बोलते हैं तन्यता। ये तो सही है, धातु का गुण जिसके तार खींच कर बदल जाए तन्यता। दोनों के दोनों ही सही हैं। इसने पूछा था कौन से सही नहीं है, तो फिर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, क्योंकि दोनों सही हैं। ये पूछा था सही नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समानुपातिक बल लगाना चाहिए। वो कौन थे, वो थे एम्पियर। 18 वोल्ट की बैटरी से चलने वाला एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब का प्रतिरोध 18/3 ओम के नियम से कितना आ जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सही कथन की हमको पहचान करनी थी। तो देखिए सही कथन की पहचान हमको करनी है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। सही कथन ही बताना था तो सही यही था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ द्वारा किसकी खोज की गई थी क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना है। 1924 में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का आविष्कार किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आवर्तियों के अवरोही क्रम, हमेशा विकिरण का क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एक्स किरणों की होती है, तभी तो हमारे बॉडी में भी प्रवेश कर जाती है, एक्सरे करते हैं जो। उससे कम होती है हमारे पास अवरक्त किरणों की, इंफ्रारेड की, इसके बाद माइक्रो की, और सबसे कम होती है हमारे पास रेडियो तरंगों की। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डोपलर, जो डोपलर प्रभाव आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने डोपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की थी, ये बताना है कि डोपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो डोपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1842 में। डोपलर प्रभाव बेसिकली होता है कि जब हम किसी के पास जाएंगे तो अगर वो बोल रहा है तो तेज़ सुनाई देगा, दूर जाएंगे कम, मतलब ध्वनि में परिवर्तन होता है पास आने से दूर जाने से, दो स्रोतों में, तो उसको बोलते हैं डोपलर इफेक्ट। मेनली आपको बस याद रखना है 1842। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मुक्त रूप से गिरने वाली जो वस्तु है उसमें एक समान त्वरण होता है, हमेशा पता है। जब मुक्त रूप से कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तो किसके अंडर गिरते हो, जी के अंडर गिरते हैं, और जी की वैल्यू तो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार इसको हम 10 भी ले लेते हैं, एग्जैक्ट तो 9.8 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, विद्युत धारा मिलान करना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ये हो जाएगा सीक्वेंस। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक संबंध वो किसने बनाया था, अल्फा क्षय का। ये रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। गीगर और नटल ने, किसने बनाया था ये संबंध, गीगर और नटल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सही कथन बताना था। तो सही कथन ये है कि न्यूटन बल का मात्रक है, तो बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि और माप की इकाई की गलत जोड़ा है। वो फिर से सेम वही क्वेश्चन हो गया। न्यूटन तो बल का मात्रक है, दाब का मात्रक तो पास्कल होता है। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, एमीटर में। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है। एक तरह से जीएस का क्वेश्चन, मतलब करंट से रिलेटेड भी होता है कई बार। ये याद रखिए, जो डिस्कस थ्रो होती है उसमें जो डिस्कस होती है ना, वो हमेशा वजन में तो 2 kg की होती है, और डायमीटर होता है उसका, बॉल सी होती है कि जिसको हाथ से फेंकते हैं, वो 22 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, याद रखना इसको। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उसमें प्रवाहित समय के समानुपाती होती है। तो ये जूल का नियम होता है, आपको पता ही है कि जो ऊष्मा होती है H = क्या होता है, I² RT होता है।
ये किसने बताया था? ये बताया था हमें जूल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का प्रमुख लाभ है? क्या लाभ है? क्योंकि इसमें जो गतिमान पुर्जे हैं वो नहीं होते हैं। सौर सेल में गतिमान पुर्जे नहीं होते, इसलिए वो खराब नहीं होंगे, घर्षण भी कम होगा, तो इसलिए ऊष्मा क्षय भी नहीं होगी। विद्युत भांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, इसलिए वो सफ़ेद हो जाता है। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में किसको बढ़ावा दिया जाता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप का, एलईडी लैंप जिसको हम बोलते हैं, एलईडी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई गलत जोड़ी है? वो फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, न्यूटन बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? किए गए कार्य की इकाई जूल होती है। त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जड़त्व के बारे में सही कथन, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, सही है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के क्या होती है? समानुपाती होती है। पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। जो मुक्त रूप से गिरती है कोई चीज़, वह एक समान रूप से, अभी तो किया था इसको, जी के अंडर गिरती है। परमाणु में क्षणिक द्विरोधी किस प्रकार के बल उत्पन्न करते हैं? जो आसपास के परमाणु में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? वो एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं, और केवल बहुत कम दूरी 500 पिकोमीटर पर परिचालित होते हैं। तो उन बलों की बात करनी थी। उन बलों को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लंदन परिक्षेपण बल। क्या बोलते हैं? लंदन परिक्षेपण बल, यहाँ पर उनको हम बोलेंगे, ये यहाँ पे याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समान आकार का वह घटक क्या कहलाता है जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? तो जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है उसको कुछ अलग बोलेंगे। वेग एक विशेष दिशा में, अगर एक विशेष दिशा में है तो ये वैसे ना, ये हाँ, ये वेग एक विशेष दिशा में चाल होता है। चाल और एक ही बात होती है। चाल अगर एक निश्चित डायरेक्शन में होती है तो उसी को वेग बोलते हैं, क्योंकि सदिश राशि है या अदिश राशि है। 2012 में बिरजू महाराज को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक करंट का क्वेश्चन है वैसे, याद रखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। विद्युत धारा को नामक इकाई द्वारा एम्पियर में मापा जाता है। आवेश को कूलाम में मापा जाता है। किसी वस्तु की गति है यदि उसका वेग स्थिरांक है। अगर सीधी सी बात है, जब उसका वेग स्थिर है तो सीधी सी बात है, गति को हम क्या बोलेंगे? एक समान गति बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? रबड़ तो कुचालक होती है, तभी तो रबड़ की परत चढ़ी होती है तो वायर्स पे भी, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? उसका परिमाण कहते हैं। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? त्वरण की। एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ में अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो उसको त्वरित गति कहेंगे, क्योंकि उसमें हमेशा त्वरण रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें, जब कोई चीज़ वृत्त में ऐसे घूमेगी तो वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी, आपको पता है कि नहीं? यहाँ से जैसे ही नीचे आएगी तो वेग बढ़ता है हमेशा, यहाँ न्यूनतम हो जाता है, फिर यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है, यहाँ बढ़ता है, फिर मतलब बढ़ता घटता रहता है। तो त्वरित गति होती है हमेशा। आपको पता भी है कि उस त्वरण को हम बोलते क्या? अभी केंद्रीय त्वरण लगता है, केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपने देखा भी होगा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कि अगर हम किसी यहाँ पे एक रस्सी में किसी यहाँ पे कोई गोला सा या पत्थर को बांध के ऐसे चारों तरफ को घुमाएं, तो जब सबसे ऊपर जाएगा तो आपके हाथ पे फोर्स देखना, सबसे नीचे जाएगा तो कम ज़्यादा लगेगा, एक जैसा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ चाल दर्शाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, दूरी और समय, ये जो यहाँ पे ग्राफ बनता है ना, क्योंकि ये ग्राफ क्या बताता है? ये बताता है d/t, और दूरी बटे समय क्या होता है? चाल ही तो होती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, स्थिति का परिवर्तन। तो अच्छा पहले वो देख लेते हैं, आवेश Q/TI होता है, फॉर्मूला है। स्थिति में परिवर्तन चाल होता है, वेग होता है, गति, कुछ भी बोल लीजिए। जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने की थी, जी की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को किससे निरूपित किया जाएगा, उसको किया जाएगा 1/1 - C। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित करेंगे तो व्यय को किससे करेंगे, 1/1 - C से हम निरूपित करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, किसी मापक यंत्र में धातु का एक त्रिकोणीय फ्रेम होता है जो 3 पादों पर टिका होता है, जिसका उपयोग किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्फेरोमीटर। क्या बोलते हैं, सिंपल याद रखिए कि जो स्फेरोमीटर है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है वक्रता त्रिज्या को मापने में। चाल की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही लिए थे, तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।